फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, सो हम क्या पढ़ रहे थे, हम सेल चैप्टर स्टार्ट किए थे। हमने सेल चैप्टर में क्या तक पढ़ लिया था, उसका हमने क्या पढ़ लिया हुआ है कि आपका सेल थियरी तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, अब सेल थियरी के बाद हमें पढ़ना है कि अब पूरा का पूरा सेल पढ़ेंगे। सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेली होते हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा ओवरव्यू। देखो हेडिंग मैंने डाला है ओवरव्यू ऑफ ए सेल। ओवरव्यू ऑफ ए सेल कहने का मतलब एक सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है उसका हल्का फुल्का हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले है ओवरव्यू ऑफ ए सेल। चलो सबसे पहले देखिए, दो तरीके का सेल होता है ना। एक होता है यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। दो सेल नाम सुना होगा आपने। सबसे पहले देखो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं? द सेल क्या है जिसको होता है, जिसमें होती है मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई। मतलब जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं उसका क्या होगा, उसके अंदर मेम्ब्रेन होंगी। ठीक है, सेल के अंदर क्या होगा, आपका मेम्ब्रेन होगी। चलिए देखिए, द सेल which have membrane bounded nuclei। ठीक है, न्यूक्लियाई क्या होगी आपकी? मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब न्यूक्लियस होगी, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई का मतलब, मेम्ब्रेन का मतलब ही होता है एक लेयर। तो आप बेसिकली आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि आई का मतलब होता है, डेट मीन्स इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ गए? जिसका कहने का क्या मतलब हो गया, न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस होगा जिसके ऊपर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होएगी। समझ गया? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। और अगर किसी भी सेल का ले लो तो इसके बाद होता है कि आपका ये मान लो न्यूक्लियस हुआ तो इसके ऊपर ये कोट, ये ऐसे कुछ कोट करके बना रहेगा। ठीक है, ऐसा कोट बना रहेगा। समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और उसी में अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगी तो उसमें क्या होगा, प्रोकैरियोटिक। इसको अलग अलग देखेंगे हम, बट अभी मैं बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल, देखिए ये क्या होता है, द सेल which does not have, या लैक भी लिख सकते हो, डज नॉट भी लिख सकते हो और लैक भी लिख सकते हो। इसे लैक लिख लीजिए, साइंस वाले विच लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर। ठीक है, क्या होगी उसमें? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई उसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई क्या हो गई? एब्सेंट हो गई हमारी। वही हो गया, दैट मीन्स न्यूक्लियस हैविंग नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं हुआ। समझ गए? इसमें क्या होता है कि अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो न्यूक्लियस का जैसे आगे साइटोप्लाज्म के अंदर ही पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? घुल मिल होता है। ठीक है, ये होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। समझ आया? यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दो आपको समझ आ गए। चलिए नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, हो गया। ये कलर आपको नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है, लग नहीं रहा है, मैंने देखा है अभी एक ऑडियो वाले में। चलिए, तो मैं कोशिश करूँगी अब इसको ना यूज़ करूँ, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो फ़ायदा क्या है ना। चलो बस इसमें रख लीजिए, अगली बार से इसको मैं करूँगी, स्मार्ट कोड तो हटा ही देते हैं। चलिए, हाँ, सो हो गया। अब क्या है, आपने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल देख लिया। चलिए अब सेल के कुछ स्ट्रक्चर्स है उसको देख लेते हैं, फिर प्रोकैरियोटिक को डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। मैं थोड़ा लोअर लेवल पे लेके चल रही हूँ ताकि ये 8-9 के बच्चे को भी समझ आए, क्योंकि सेल एक ऐसा टॉपिक है जो आपका क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। मतलब अगर बायो पढ़ना है तो आपको सेल पढ़ना मस्ट है। समझ गए? बायो का ABCD अगर आप सोचो तो सेल ही। चलिए, सो अब देखो क्या है। हाँ, अब हम देखते हैं आपका क्या ये सबसे पहले देखिए, एक मैं नॉर्मल सा कोई सेल बनाऊँ, एक नॉर्मल सा सेल बना रही हूँ। अब इसको ये मत सोचिएगा कि कौन सा सेल है सर, अभी उतना नहीं देखते हैं।
हल्का फुल्का आपको पता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि 2-3 चीजों का डिफरेंस होता है। लिख लो, फिर इसको डिस्प्ले तो करना ही। ऊपर लिखिए प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। पहला डिफरेंस, ठीक है, दोनों क्या होता है एक में। सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसमें अगर हमने देखा एक नॉर्मल सा कॉलम बनाओ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि आपका क्या है, इसमें होता है सेल वॉल, दो साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। अभी सीधे लिखते हैं सीधे, ठीक है, साइटोप्लाज्म। आई होप आपको ये दिख रही होगी। इसमें साइटोप्लाज्म, इस साइड लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें टिक का निशान, देखिए मैं फ्रेंड से बाहर थी आई थिंक, हाँ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या हुआ, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हुआ इसमें भी और इसमें भी। 1 मिनट रुक जाइए, मैं देख लूँ पहले, चलिए ठीक है। देखो तो पहला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, इस साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में भी, यूकैरियोटिक में भी, ठीक है। न्यूक्लियर इसमें प्लाज्मा, अगर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोला जाए कि अगर आउटर साइड का इन्वेलप और मेम्ब्रेन बोला जाए तो दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ अगर देखो इसके बाद न्यूक्लियस से पहले लिख लीजिए यहाँ पे सेल वॉल और इसी में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में, ठीक है। अब उसके नीचे आते हैं तो हम क्या करेंगे, राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये दोनों में क्या होता है उसका कॉम्पोजिशन, मतलब अगर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट ले तो वो अलग होता है, ठीक है। इसमें होता है आपको, इसमें होता है 70S RNA और इसमें होता है 80S राइबोसोम, ठीक है। 70S और एक इसमें होता है 80S, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो अब मैं लिखवा रही हूँ सेल ऑर्गेनेली, जो होता है क्या, आप लिख सकते हो इसको क्या कि बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। मेम्ब्रेन ये सब मैं पढ़ाऊंगी आपको, बट यहाँ पे आप टेबल बना के लिख सकते हो, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। तो ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली इसमें प्रेजेंट नहीं होता, इसमें प्रेजेंट होता है, समझ गया। अब उसके बाद क्या है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट नहीं होता। अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए इसको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के ऊपर इसमें मेम्ब्रेन होती है, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोट, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होता है, समझ गए। चलिए यहाँ तक आपको समझ आ रहा है पूरा अच्छे से, चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया। देखिए क्या है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, ये हम देखेंगे सर, साइटोप्लाज्म क्या होता है ये भी देखेंगे, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन क्या होता है किस तरीके का होता है ये भी देखेंगे, सेल इसके सेल इन्वेलप भी होता है, एक होता है बैक्टीरियल सेल वगैरह में, प्रोकैरियोटिक सेल में एक अलग से होता है, उसमें हम बोलते हैं सेल इन्वेलप, वो मैं अलग से पढ़ा दूंगी, मैंने इसमें मेंशन नहीं करा, ठीक है। उसके बाद क्या है राइबोसोम, क्या होता है ये भी राइबोसोम, मैंने राइबोसोम क्या है, इसमें राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, राइबोसोम है क्या कि दोनों एक ऐसा ही सिंगल राइबोसोम है जो बिना मेम्ब्रेन का होता है और यूकैरियोट में होता है, समझ गया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 70S RNA होता है, इसमें 80S राइबोसोम होता है, ठीक है। अभी मेम्ब्रेन बाउंडेड, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब क्या है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड। मेम्ब्रेन बाउंडेड कहने का मतलब वो मैं आगे बता दूंगी, अभी हल्का बता रही हूँ कि मेम्ब्रेन बाउंडेड कहने का मतलब जिसके ऊपर से एक अपना मेम्ब्रेन हो, समझ गए, उसका खुद का एक अलग से एक कवर है जिसके अंदर उसका सारा मटेरियल होगा, वो मटेरियल क्या है, उसका मटेरियल बाहर ऐसे ही साइटोप्लाज्म में तैरता नहीं रहेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा जो न्यूक्लियस, अभी मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है इस वाले यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिससे अटैच होकर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, समझ गए। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, चलो
यहाँ तक हमने देख लिया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब चलिए क्या है यहाँ, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसका ये क्या है, ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द, ठीक है, सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। देखो कहने का क्या मतलब इस लाइन का, बेसिकली इस लाइन का कहने का मतलब वो है कि साइटोप्लाज्म जो है किसी भी सेल का, कोई भी सेल का एक पूरा का पूरा, जितने भी सेल के जो एक्टिविटीज वगैरह होंगे वो सारा का सारा किस में होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा। समझ गए। देखो साइटोप्लाज्म वर्ड है, साइटोप्लाज्म, समझ रहे हो। इसको आप तोड़िए, ब्रेक डाउन करिएगा, आपको बहुत सिंपल सा मिल जाएगा। देखिए साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है। साइटो का क्या मतलब होता है, सेल। एंड प्लाज्म, प्लाज्म का मतलब क्या हुआ, प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब होता है सेमी सॉलिड, मतलब लिक्विड जैसा, तैरने वाला। ठीक है, आप सेमी सॉलिड लिख लो। ठीक है, ये जेली फ्लूइड, जेली फ्लूइड भी लिख लीजिए। ठीक है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होता है, एकदम पानी के जैसा नहीं होगा, हल्का सा जेली फ्लूइड लाइक, जेली जैसा स्ट्रक्चर होगा। और ये क्या है, इसी यही के पूरा का पूरा सेल का जो साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बाकी सबके सेल सब चीज क्या है, इसके अंदर तैरेंगे। तो तैरने का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होगा कि एक, मान लो कि दलदल जैसा हल्का सा जेली जेली जैसा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपका क्या है, एक जगह से दूसरी जगह सारे ऑर्डिनली क्या होगा, इसमें तैरता रहता है। समझ गए। तो इसीलिए इसको बोला जाता है मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। जितने भी सेल के एक्टिविटीज वगैरह होते हैं वो सारे के सारे क्या है, ये क्या है, मेन एरिना, मतलब मुख्य भाग, मुख्य जगह जहाँ पे ये काम होता है। समझ गए। ये क्या हो गया आपकी साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म कहाँ, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये भी लिख लीजिए, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, मतलब प्रोकैरियोट, ये दोनों में प्रेजेंट। अभी मैंने लिखवाया कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है। अब बैक्टीरियल सेल ही हमारा प्रोकैरियोट है, जैसे कि मैं प्रोकैरियोट लिखवाएगी तो उसमें बैक्टीरियल सेल को ही डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसमें प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक अभी हमने देखा सेल, और यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, हमें दो सेल पढ़ना है, पूरे से डिस्क्राइब करना है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो हमारे सारे में होंगे ये, समझ गए, सारे जितने भी सेल्स है सारे में होंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो बैक्टीरियल सेल, जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे। इस तीनों के तीनों सेल को मैंने डिस्क्राइब कराना है आपके लिए। ठीक है, तीनों सेल को मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करके समझाती जाऊंगी। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में मैं पूरा बैक्टीरियल सेल का डिस्क्राइब करूंगी, तो बैक्टीरियल सेल में क्या होता है नहीं होता है, इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल होता कैसा है। समझ गए, यहाँ तक आपको समझ आया। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, सो अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। उसका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस तो मैंने समझा दिया, अब हमें देखना है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलिए प्रोकैरियोटिक, हेडिंग डालो, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलिए प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिसके पास क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, देखो आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम में क्या होता है कि एक किंगडम, एक पूरे के पूरे की क्लास क्या होती है, फाइलम क्या होती है आपकी, पूरा का पूरा एक किंगडम होता है मोनेरा, जो क्या होता है प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, बाकी है जो मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, उसके बाद क्या है प्रोटिस्टा, फंजाई, उसके बाद क्या बोलते हैं प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब के सब क्या है आपके, बाकी सब है, बाकी सब है क्या है आपके, वो यूकैरियोटिक है। तो वैसा ही सेम हमारा क्या है ये इसमें अगर आप लिख लोगे, उसी बेसिस पे बताओ,
तो ऑल मोनेरम्स आर प्रोकैरियोटिक। इसलिए मैंने बोला ये क्योंकि आप अगर कोई भी मोनेरा क्लास का, कोई भी मोनेरा किंगडम का एक भी नाम इसमें लिख दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफाइन एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और आपने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, बीजीए लिख दिया या फिर बैक्टीरिया लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में वो आ जाएंगे। समझ गए? देख, तो ऑल मोनेरम्स आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। ठीक है? डिस्क्राइब हमें किसे करना है? बैक्टीरियल सेल को। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इन बैक्टीरिया या बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हो। ठीक है? और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है? एंड पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है? पीपीएलओ, ये सब एग्जाम्पल है आपके बुक में दिए हुए हैं। ठीक है? एनसीईआरटी में, इसलिए मैं लिख पा रही हूँ। ठीक है? इसका लिख लीजिए। अगर आपको फुल फॉर्म लिखना है तो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, फुल फॉर्म है इसका। एनसीईआरटी का अगर एक वर्ड भी है तो हम उसको पूरा अच्छे से देखेंगे। समझ गए? ये सारे क्या है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। ठीक है? अब प्रोकैरियोटिक सेल का कुछ डिस्क्राइब कर लो कि क्या क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है? सबसे पहले हमने देखा, जो देखा उसको वापस रिपीट लिख लेते हैं। ठीक है? क्योंकि हम नोट्स बना रहे हो तो उसमें सारे सुंदर होने चाहिए। क्या होगा ये? इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है? इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एब्सेंट होती है। ठीक है? एग्जाम्पल में अगर लिखना है तो लिख लीजिए। इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म। जैसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है जैसे कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एक को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, एक से ज्यादा होता है उसको माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है? लाइसोसोम, वैक्यूल एक्सेट्रा, ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है? समझ गया? चलिए, इट इज जनरली स्मॉलर इन साइज। देख के भी बता सकते हो कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म का नाम है, मैंने किसका लिखवाया था? माइकोप्लाज्मा और एंड पीपीएलओ, या दोनों में से कोई भी एक। तो क्या है ये? तो सबसे स्मॉलर इन साइज, ये भी सकते हो। जनरली स्मॉलर इन साइज। ये साइज में क्या होता है? जनरली ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा होता है। ठीक है? किससे? वो हो गया। और इसके साइज और इसके साथ क्या है? इसका शेप वेरी करते हैं। ठीक है? इट हैज वेरिएबल शेप क्या है इसका? वेरिएबल होता है। ठीक है? इसीलिए तो क्या बोलते हैं आपको, माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। प्लांट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जोकर जैसा है, पूरा जोकर सेल भी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी, उसका फिक्स शेप नहीं होता। इसलिए लिखा हुआ है इट्स हैज वेरिएबल शेप। इसका शेप क्या है? वेरिएबल होता है। ठीक है? अब देखो, इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है आपका पूरा का पूरा ओपन होता है। ठीक है? कि अगर अब जेनेटिक मटेरियल लिख लो पहले, होता क्या है वो तो आपको सिंगल और सर्कुलर। जेनेटिक मटेरियल नॉट मेम्ब्रेन। ठीक है? क्या है इसका जेनेटिक मटेरियल? सिंगल सर्कुलर है। ठीक है? इसका इसके बगल में लिख लीजिए। ठीक है? सर्कुलर डीएनए
यह सिंगल डीएनए, ठीक है। एक इसमें अगर देखा जाए तो दो जेनेटिक मटेरियल होती है, ठीक है। एक तो ये वाली जेनेटिक मटेरियल होगी, एक होती है इसमें प्लाज्मिड भी आता है। वो प्लाज्मिड क्या होता है, इसके न्यूक्लियस के बाहर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर एक प्लाज्मिड होता है जो उसको फर्दर, मतलब एक तो ये तो आपका जेनेटिक मटेरियल आ गया, इसको प्रोसेस, इसका बेसिकली क्या करेगा, जेनेटिक फॉर्मेशन के लिए, जब इसका रिप्रोडक्शन, जब इसका डिवीजन होगा उसमें हेल्प करेगी। लेकिन एक प्लाज्मिड होता है जो उसको अलग से हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन वो भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल में ही काउंट होता है। समझ गए। लिखना है तो उसके बारे में भी लिख लीजिए। प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, स्मॉलर देन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल से क्या होता है आपका, छोटा होता है। प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर बट सेल के अंदर ही, है ना। अब आउटसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियस के बाहर होता है, क्योंकि ये आपका क्या जेनेटिक फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगी, ये फर्दर कोई प्रोसेस होगा उसमें इसका हेल्प करेगा। समझ गए, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखो प्लाज्मिड के बारे में लिख लो थोड़ा, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, ये इट इज स्मॉलर डीएनए, इसको स्मॉलर डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट का होता है ये ना, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द जीनोमिक, वो जो जेनेटिक डीएनए होती है उसको जीनोमिक बोलते हैं। जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के क्या होता है, ये बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये फर्दर मतलब कुछ अगर उस सेल के बैक्टीरिया वगैरह में कुछ अलग से फेनोटाइपिक चेंजेस वगैरह करने होंगे तो ये हेल्प करेगा, ठीक है। लिख लीजिए बस, हेल्प इन फर्दर phenotypic character change in the further, help in further change in phenotypic character, ठीक है, characters in bacteria if required, इन बैक्टीरिया इफ रिक्वायर्ड, अगर क्या हो, आवश्यक हो, ऐसा बेमतलब में नहीं करेगा। समझ गए, अगर आवश्यक है तो ये क्या करेगा, कर देगा, नहीं होगा तो कोई जरूरत नहीं। समझ गए, चलो हो गया। चलो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब इसके बाद हमें करना है अब पूरा का पूरा इन्वेलप, इन्वेलप में क्या क्या स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल क्या, वो सब देखते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए इसको पहले। चलिए क्या हुआ कि अब वही तक छोड़ दिया मैंने, ठीक है। कि अब क्या करेंगे ना कि थोड़ा देर पढ़ लिया, मतलब आधा घंटा पढ़ेंगे, 20 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट क्या करेंगे, क्वेश्चन डेटा अपलोड, जैसे प्रीवियस जो हमने पढ़ा, इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा उसका क्वेश्चन आंसर भी साथ में करते रहेंगे, तो क्या होगा, उससे प्रैक्टिस सीरीज आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब इसके लिए अलग से क्वेश्चन के लिए बनाओ, ये आप साथ साथ करोगे, फिर उसके बाद एक पूरा का पूरा चैप्टर, आधा चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद एक पूरा क्वेश्चन वाला भी मैं डालूंगी, ठीक है। चलो इससे क्या होगा, आपको रिवीजन तरीके से भी सही होगी। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, देखो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर एक सेल का जो बना होता है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वेयर फर्स्ट स्टडी बाय, सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था, वो उनका नाम लिखना है, ठीक है। उनका नाम क्या था आपका, रॉबर्ट हुक, नहीं, रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, डेड सेल का डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, रॉबर्ट हुक ये नहीं होगा, प्रिस्टले ये भी नहीं, पास्चर ये भी नहीं, कौन है हमारा, ए बी लीवेनहुक, ठीक है। इन्होंने किया था ना, ए बी लीवेनहुक उनका नाम था। दूसरा क्या है,
न्यूक्लियस इन द सेल, सेल में जो आपने कि सेल में हमारा न्यूक्लियस होता है वो किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या रॉबर्ट ब्राउन यही होगा, लेकिन यहाँ पे दो रॉबर्ट दिया, ये भी रॉबर्ट ये भी रॉबर्ट। रॉबर्ट तो कंफ्यूज मत होइएगा, जल्दी के चक्कर में रॉबर्ट हुक, यहाँ पे रॉबर्ट हुक है और ये रॉबर्ट ब्राउन है, तो ये हमारा आंसर ए है। समझ गए। दूसरा क्या है, रडोल्फ विरकाउ और ये सेक्वानन। समझ गए सारे ऑप्शन। एक बार क्या करना चाहिए हमें, जिसपे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए हमें कि हाँ एक बार रॉबर्ट देख लिया ब्राउन, और ये देखेंगे ही नहीं कि यहाँ पे ब्राउन और हुक दिया हुआ है, दूसरा रॉबर्ट नहीं देखा, सीधे क्लिक मार दी। ये फर्स्ट में था तो सही हो जाएगी, सेकंड में अगर मान लो रॉबर्ट ब्राउन पहले दिया होता, रॉबर्ट का नाम से सुन के सीधे कर देते, तो ये भी कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, और जल्दी से झटके से मारने से यही हमारी क्या है, जो आप जल्दी से फटाक से टिक लगा देते हो वही गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। समझ गए। चलिए इसके आगे हम देखें, ये दोनों नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए अब क्या है, सेल थियरी। सेल थियरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, बोला देखो दो चीज होता है, एक है, दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में लिख दिया, 1 और 2। ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन को हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा, साथ में इसीलिए मैंने दिया है। एक है फॉर्मुलेटेड, एक है मॉडिफाइड। समझ गए। तो क्या बोला जा रहा है कि सेल थियरी को फॉर्मुलेट किसने करा था, तो स्टार्टिंग में हमने क्या दिया था, देखा था कि सेक्लेडन और सेक्वानन, उन दोनों ने मिलकर क्या कहा था, सेल थियरी को हमारा फॉर्मुलेट किया था। समझ गए। तो क्या है ये, सेक्लेडन एंड सेक्वानन। समझ गए। रॉबर्ट हुक तो होगा नहीं, हाँ, और उसके रॉबर्ट ब्राउन। आप कंफ्यूज भी होगे तो दो ही ऑप्शन में कंफ्यूज होगा, क्यों, क्योंकि रॉबर्ट हुक आपको पता है डेड सेल डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने क्या करा था, डेड सेल। ठीक है, कंफ्यूज भी होगे तो डेड सेल, इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल, नहीं न्यूक्लियस। ठीक है, मैंने ऑप्शंस भी जानबूझ के सेम दिए, दोनों में सेम दिए। अब देखो बचा कौन, एक सेक्लेडन सेक्वानन और रॉडोल्फ विरकाउ। तो आपने ये देखा था कि हमने कि ये सेक्लेडन सेक्वानन ने एक और चीज की थी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता करी थी, कि दोनों में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स, तो हो गया। और इन्होंने ही क्या करा था, सेल आपका जो है कि पूरा का पूरा सेल थियरी को फॉर्मुलेट किसने करा था, सेक्लेडन और सेक्वानन ने। ठीक है, एम सेक्लेडन और थियोडोर सेक्वानन ने। ठीक है, दोनों, एक तो बोटनिस्ट थे, एक हमारे जोलॉजिस्ट थे, दोनों अलग अलग साल में दोनों क्या कर रहे थे, एक तो 1838, एक 1839 में, दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन एक ही चीज पे काम कर रहे थे। ओके, अब दूसरा, हु प्रपोज द मॉडिफिकेशन। अब क्या हुआ, बन गया, बनने के बाद मॉडिफाई किसने करी, सेल थ्योरी को। सेल थियरी जो बन गया उसको जिसने फॉर्मुलेट कर दिया, उसके बाद उसको कुछ मॉडिफिकेशन आया, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह कौन लाया, ये हमारा किसने लाया, रडोल्फ विरकाउ ने। समझ गए। चलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, रडोल्फ विरकाउ। इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को साथ में रखे हैं, ताकि आपको क्या करे, ज्यादा अच्छे से याद हो, दोनों साथ में। मैंने उसी दिन बोला था कि जो भी आपको कंफ्यूज होते हैं, जो जिसमें भी आप कंफ्यूज होते हो, उसको क्या करो, उसको साथ में रखा करो, कि साथ वाले को कंफ्यूजन बार 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 उसको देखोगे तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब इसको अलग लिखवा देती, इसको अलग लिखवा देती, ऑप्शन सेम अलग कर देती, तो इससे क्या होता है, आपको कंफ्यूजन आपका कभी भी दूर नहीं होता। समझ गया। चलिए प्लीज नोट। चलिए क्वेश्चन लास्ट है, इसका मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया है, अगर आपको ऑप्शन लेना है तो पुराना वाला ऑप्शन ही ले लो। ठीक है, क्योंकि अब ये आपको इतना जुबान याद हो गया कि आप इसका नाम सीधे भी लिख सकते हो। देखिए क्या है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ये है जो इसका मतलब होता है कि न्यू सेल इज अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने बना था, ये आपको किसने बताया, स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, हाँ, रडोल्फ विरकाउ। ठीक है, इसका माने जानबूझ के आपको ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, रडोल्फ विरकाउ। समझ गए। और ऑप्शन लिखना है तो प्रीवियस वाला लिख लीजिए, फर्स्ट में लिख लीजिए सेक्वानन एंड सेक्लेडन, सेकंड में रॉबर्ट हुक, थर्ड में क्या था हमारा, और रडोल्फ विरकाउ, और फोर्थ में क्या हमारा, रॉबर्ट ब्राउन। आप सब लिख लीजिए, आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। उस प्रीवियस वाले के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन है, आपका ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए। सो यही 5 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे, लेकिन अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें ये 5 क्वेश्चन है जिससे आपको क्या कर सकते हैं, आ सकता है एग्जाम में, आए भी हुए हैं और आएगा भी। ठीक है, तो आप इसी को 5 को पढ़िए, और आज के लिए इतना ही लेक्चर था। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपको और इससे ज़्यादा नॉलेज मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जितना शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, और बंच में मतलब बहुत ज़्यादा जितना चाह सकते हो, जितना लोग को इकट्ठा कर सकते हो आपस में इकट्ठा करो। जैसे कि आप किसी भी गेम, जैसे कोई रील शेयर करते हो ना, कोई भी एक अच्छा रील लगे तो उसको शेयर करते जाते हो, है ना, 10 को फॉरवर्ड करो, फिर 10 को फॉरवर्ड करो, तो इसको भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके बहुत दोस्तों को हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय।